गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड की सॉल्यूशंस की। ओके, और हम लोग सॉल्युबिलिटी कर रहे थे। उसमें हमने देखे थे कि भाई हमें इस चैप्टर में दो टाइप्स के सॉल्यूशन या फिर सॉल्युबिलिटी, दो टाइप के सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करनी है। पहला हमारा था गैसेस इन लिक्विड, जो हमने कर लिया था, जिसमें हमारा एक लॉ आया था। लास्ट कौन सा लॉ आया था हमारा? हेनरीज लॉ, राइट। तो अब हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ओके, सबसे पहले हमें वही देखना है यहाँ पर जो हमने उधर देखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब लिक्विड के अंदर अभी क्या डिसॉल्व है? सॉलिड डिसॉल्व है। वहां पर क्या थी? गैसेस डिसॉल्व थी। तो फैक्टर्स में हम लोग सबसे पहले करेंगे, सबसे पहला फैक्टर हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। कि अगर सॉलिड और सॉल्वेंट का नेचर किस तरीके का है, उस पर डिपेंड करेगा कि उनकी सॉल्युबिलिटी किस तरीके की होगी। तो देखेंगे हम लोग इस पॉइंट को। Ionic solids are soluble in polar solvent and covalent solids are soluble in non-polar solvent। तो जो भी solids होंगे ionic, वो किस में soluble होंगे? वो soluble होंगे हमारे polar solvent में, right? और जो कोवलेंट सॉलिड्स होंगे वो किस में सॉल्युबल होंगे? वो होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है वो वेरियस रीजंस की वजह से होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस आयनिक सॉलिड इन वाटर इज डिफरेंट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस आयनिक सॉलिड्स इन वाटर इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। तो आयनिक सॉलिड जो होता है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ टू रीजंस। ये दो रीजन क्या है? फर्स्ट इज द लैटिस एनर्जी एंड सेकेंड इज द हाइड्रेशन एनर्जी। अब मुझे याद है कि हमने 11th क्लास में आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट लैटिस एनर्जी एंड अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी। तो चलिए हम लोग इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे। सो फर्स्ट, लैटिस एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आयंस ऑफ 1 mole ionic solid is called lattice energy. Hydration energy, the energy released by hydration of 1 mole of ionic solid is known as hydration energy. तो अब इसका मतलब क्या होता है इस डेफिनेशन का? तो हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल लेके। जैसे मैंने एक छोटा सा ऊपर यहाँ एग्जांपल लिया है कि अगर NaCl है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर NaCl है, NaCl को अगर तोड़ना है तो किस में टूटेगा? दो आयंस में टूटेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस में। सीधी बात है। तो अब जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा इसको तोड़ने में, मतलब NaCl को ब्रेक डाउन करने में Na प्लस में और Cl माइनस में, उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे लैटिस एनर्जी। समझ में आ रही है बात? तो क्या कहेंगे उसे? लैटिस एनर्जी। अब जैसे ही ये आयंस टूटते हैं, जैसे ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन हुए हैं, तो ये कोशिश करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एसोसिएट करने के लिए। ओके, तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो सोडियम आयन है वो वाटर के साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं, मतलब बॉन्ड बनाना चाहते हैं या फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं वाटर के साथ में। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनके हाइड्रेशन के लिए, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो वापस आते हैं हम लोग बात की जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी? एक लैटिस एनर्जी, एक हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। ओके, तो लैटिस एनर्जी क्या होता है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया। तो देखिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी देन आयनिक सॉलिड विल बी soluble इन वाटर। अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, तो जो आयनिक सॉलिड होता है वो वाटर में soluble हो जाता है। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट देखेंगे, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी देन आयनिक सॉलिड डज नॉट या इज नॉट soluble इन वाटर। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो आयनिक सॉलिड कैसा होगा? soluble होगा वाटर में। अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कैसी है? लेस है। तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी लेस है किससे? लैटिस एनर्जी से। तो फिर आयनिक सॉलिड जो है वो soluble इन वाटर नहीं होगा। Cl है, NaCl को अगर तोड़ना है
तो किस में टूटेगा, दो आयंस में टूटेगा, Na+ एंड Cl- आयंस में, सीधी बात है। तो अब जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा इसको तोड़ने में, मतलब NaCl को ब्रेक डाउन करने में Na+ में और Cl- में, उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे लैटिस एनर्जी। समझ में आ रही है बात? तो क्या कहेंगे उसे, लैटिस एनर्जी। अब जैसे ही ये आयंस टूटते हैं, जैसे ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन हुए हैं, तो ये कोशिश करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एसोसिएट करने के लिए। ओके, तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो सोडियम आयन है वो वाटर के साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं, मतलब बॉन्ड बनाना चाहते हैं या फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं वाटर के साथ में, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनके हाइड्रेशन के लिए, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो वापस आते हैं हम लोग बात कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी, एक लैटिस एनर्जी, एक हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। ओके, तो लैटिस एनर्जी क्या होता है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया। तो देखिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी देन आयनिक सॉलिड विल बी soluble इन वाटर। अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, तो जो आयनिक सॉलिड होता है वो वाटर में soluble हो जाता है। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट देखेंगे, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी देन आयनिक सॉलिड डज नॉट या इज नॉट soluble इन वाटर। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो आयनिक सॉलिड कैसा होगा, soluble होगा वाटर में। अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कैसी है, लेस है, तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी लेस है किससे, लैटिस एनर्जी से, तो फिर आयनिक सॉलिड जो है वो soluble इन वाटर नहीं। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे या सेकेंड फैक्टर हम लोग देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे, solubility of solids in liquid। तो देखो मैंने लिखा है some salts like lithium carbonate, cerium sulfate, sodium carbonate releases heat on dissolving in water, thus show exothermic reaction। मतलब कुछ कुछ सॉलिड्स क्या होते हैं, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट हुआ या सीरियम सल्फेट हुआ या सोडियम कार्बोनेट हुआ, ये हीट रिलीज करेंगे वाटर के साथ में जब डिसॉल्व होगा तब। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स लाइक NaCl, KCl, NH4Cl जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो शो करते हैं, जहाँ पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है। मतलब ये लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, कुछ जो है वो एक्सोथर्मिक एंड मोस्ट ऑफ देम आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमें एनर्जी देनी पड़ती है सॉल्युबल करने के लिए। ओके, now comes a very important topic, that is vapor pressure of liquid solution। vapor pressure of liquid solution, vapor pressure of liquid solution। और कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, ये वॉलेटाइल सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है वॉलेटाइल सॉल्यूशन। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, शायद ये हमने थोड़ा लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि ऐसा लिक्विड जो कि क्या हो, वेपर में आराम से कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो उसे हम कहेंगे वॉलेटाइल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। डेफिनेशन से देखेंगे हम लोग, द पार्शियल प्रेशर exerted by any vapor or gas on the surface of liquid or the solution which is volatile in nature at equilibrium condition। क्या कह रहा है ये, the partial pressure exerted by any vapor or gas on the surface of any liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium condition। तो एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी ये नीचे का कंसीडर मत करो, सिर्फ एक ये बॉक्स को कंसीडर करेंगे। तो अगर यहाँ पर ऐसा लिक्विड मौजूद है जो कि वोलेटाइल है, मतलब ये गैसियस में भी कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। तो मैंने लिखा है द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय, इन सब का जो पार्शियल प्रेशर है, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर, ये जो गैसेस है उसका जो प्रेशर होता है, तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय any vapor or gas on the surface of liquid or solution। तो ये जो गैस है इनका जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये जो गैसेस हैं ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर, उसे हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर।
तो डेफिनेशन वापस देखो, the partial pressure exerted by any vapor or gas on the surface of any liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium condition। जैसे कि डायग्राम से आप लोग देख पा रहे हो कि जो टेम्परेचर है, फैक्टर फर्स्ट आ रहा है हमारा टेम्परेचर, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में पहला आएगा टेम्परेचर। तो डायग्राम से हम लोग देखेंगे कि जब हमने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज किया किसी भी लिक्विड के ऊपर, अगर हमने, जो कि ये लिक्विड कैसा है, वॉलेटाइल है, हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पर क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, मतलब जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उनका रैंडमनेस भी बढ़ रहा है। So when temperature is increased, the kinetic energy increases, therefore vapor pressure also increases। तो यही मैंने लिखा है, if we increase the temperature, the vapor pressure also increases due to the increase in kinetic energy। Second हम लोग देखेंगे nature of liquid। The liquid in which weak intermolecular force of attraction are present has high vapor pressure। सीधी सी बात है, अगर ऐसा लिक्विड जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो, बहुत ही ज्यादा कम हो, वो क्या, उसके पास में क्या होगा, हाई वेपर प्रेशर शो करेगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर ईथर और अल्कोहल। ईथर में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जबकि अल्कोहल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए अब आप बताएंगे इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ईथर का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट। आप खुद से ही सोचो कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब थोड़े से ही टेम्परेचर में अगर ये क्या हो जाएगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसका ऑब्वियसली वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो यही मैंने लिखा है, दोज लिक्विड विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट हैव हायर वेपर प्रेशर। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर दैट इज प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड में देखो मैंने क्या लिखा है, द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। मतलब अगर एक सिंगल लिक्विड से ही बना हुआ है, प्योर लिक्विड है, मतलब कुछ भी इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट मौजूद है अगर लिक्विड में, तो हमेशा और हमेशा उसका वेपर प्रेशर कैसा रहता है, हाई रहता है एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि है हमारा राउल्ट्स लॉ। तो देखो बेटा, राउल्ट्स लॉ और जो हेनरी लॉ है उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ओके, तो हेनरीज लॉ अगर तुमको याद होगा तो उसने क्या कहा था, उसने यही कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या, किस पर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस पे। ओके, द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, यही उसने कहा था। तो बस वही राउल्ट्स लॉ ने कहा है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर उसने एक टर्म क्या लगाया है, वॉलेटाइल सब्सटेंस का। ओके, तो देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस, partial pressure exerted by a vapor or a gas on the surface of a liquid is directly proportional to its mole fraction in liquid। तो यहाँ पर वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए। तो कही तो बात सेम ही थी, बस डिफरेंस ये था कि अब यहाँ पर क्या हो गया है कि हमने वॉलेटाइल सब्सटेंस का वर्ड यूज किया है। सो फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस, partial pressure exerted by vapor or a gas on the surface of liquid is directly proportional to its mole fraction in the liquid। तो इसके लिए हमें दो केस देखना पड़ेगा, उसमें से हम लोग आज पहले केस के बारे में देखेंगे। तो पहला केस यूं होगा कि हमने बनाया है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमने लिया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और ये दोनों ही कैसे हैं, वॉलेटाइल है। समझने की कोशिश करो, हमने सॉल्यूशन बनाया है और दो सॉल्यूट और एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट लिया है, तो दोनों ही कैसे हैं, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब समझ रहे हो आप कि लिक्विड जो है वो वापस गैस में कन्वर्ट हो सकता है एंड वेपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझेंगे कि मैंने एक ए लिया है जो कि सॉल्यूट है, और बी जो लिया है वो हमने क्या है, सॉल्वेंट है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या है, हमने जब इसको लिक्विड और ये देखिए यहाँ पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इन दोनों को हमने लिया है और क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। तो जब ये सॉल्यूशन बना है तो इसमें कुछ मोल किसके होंगे, कुछ मोल यहाँ पर ए के भी होंगे, कुछ मोल यहाँ पर बी के भी होंगे, राइट। और ये कुछ
गैसेस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने एक सॉल्यूट लिया है Pa और एक सॉल्वेंट लिया है यहाँ पर Pb, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो बनाया है डायग्राम, इसमें अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा तो मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा इस सॉल्यूशन में, Pa प्लस Pb के। मतलब ए की जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहा है गैस प्लस जो बी का जो पार्शियल प्रेशर है, उन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो यहाँ पर टोटल प्रेशर निकल कर आ जाएगा। समझ रहे हो बात? हमने फर्स्ट केस स्टडी करना है जो कि वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट से मिलकर जो सॉल्यूशन बना रहा है, ये मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखा है कि भाई मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है और इसका टोटल प्रेशर, और कहीं ध्यान मत दो, जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, Pa प्लस Pb की तरफ होगा। यहाँ पे इतना बात क्लियर हुई आपको? ओके। और यहाँ पर मैंने क्या लिया है कि इंडिविजुअली यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो Pa नॉट लगाया है और इंडिविजुअली यहाँ पर Pb नॉट लगाया है। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये इंडिविजुअल की बात है, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ए प्लस पीबी के मतलब ए की जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहा है गैस प्लस जो बी का जो पार्शियल प्रेशर है, उन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो यहाँ पर टोटल प्रेशर निकल कर आ जाएगा। समझ रहे हो बात? हमने फर्स्ट केस स्टडी करना है जो कि वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट से मिलकर जो सॉल्यूशन बना रहा है, ये मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखा है कि भाई मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है और इसका टोटल प्रेशर, और कहीं ध्यान मत दो, जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, Pa प्लस Pb की तरफ होगा। यहाँ पे इतना बात क्लियर हुई आपको? ओके। और यहाँ पर मैंने क्या लिया है कि इंडिविजुअली यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो Pa नॉट लगाया है और इंडिविजुअली यहाँ पर Pb नॉट लगाया है। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये इंडिविजुअल की बात है, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब राउल्ट्स क्या कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने देखा है कि Pa जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XA के, सही है बात। Pb जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB के, करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर हटाना है। अब डिफरेंस क्या है, वहां पर हमने हेनरीज कांस्टेंट पढ़ा था Kh, और यहाँ पर इसने क्या किया है कि जो टोटल प्रेशर ऑफ ए है उसको यहाँ पर P नॉट से डिनोट किया है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा है उसकी जगह यहाँ पर P नॉट लगाया है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लगाया है। दिस इज टोटल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स ए। यहाँ पर जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया है तो क्या लगाया है, P नॉट एक्स बी। तो Pb इज इक्वल टू Pb नॉट एक्स बी। तो ये दोनों हमने क्या करे हैं, इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर हमने मार्क कर दिए हैं। तो अब हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर है, Pt मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो P भी लिख सकते हो। तो P इज इक्वल टू Pa प्लस Pb। अभी हमने देखा था कि जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो क्या होगा, Pa प्लस Pb। तो बस ठीक है, अब Pa की जगह इसको पुट करो, Pb की जगह इसको पुट करने पर हमने क्या मिला, जो Pt है, या फिर मैं केवल P लिख दूंगी तो भी चलेगा, Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB। करेक्ट है बात? ओके। तो P जो होगा, या फिर Pt ऊपर लिखा है, अगर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ आगे P ही चला सकते हो, T मत चलाओ। तो P विल बी इक्वल टू Pa नॉट। अब देखो, हमने जब मोल फ्रैक्शन किया था तब हमने देखा था कि मोल फ्रैक्शन जब XA प्लस XB होगा तो उसका टोटल सम कितना होगा, 1 होगा। आपने देखा होगा जब मैं समझा रही थी मैंने नीचे लिखा था XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। तो मतलब हमेशा जो मोल फ्रैक्शंस है उनका सम कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे XA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, XA को एक साइड में रखो, XB को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस XB। ओके, तो हमें कौन सी वैल्यू मिल गई, XA की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, XA की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ली। तो P इज इक्वल टू P नॉट A, XA की वैल्यू मैंने लगा दी 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। ओके, अब मैंने इसे खोलना है ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा,
पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस ये वाला टर्म एज इट इज आ रहा है पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ओके, तो P मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की ही बात कर रही हूँ मैं। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी। मैंने यहाँ से अगर कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा, अगर मुझे माइनस साइन एडजस्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, राइट। So this comes the final equation for the Raoult's law for any volatile solute and volatile solvent। ओके, तो P यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किससे डिनोट किया है, P से, जो कि टोटल प्रेशर भी मैंने अभी बात की थी। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो बेटा ये जो लास्ट, ये जो फाइनल इक्वेशन है, ये आपको कई बार, बहुत बार पूछ ली जाती है, नीट में भी पूछ ली जाती है, आईआईटी में भी पूछ ली जाती है। बहुत सारी इक्वेशंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होती है, साइन चेंज करके दे रखा होता है, तो हमें यही इक्वेशन लगानी है किसके लिए, राउल्ट्स लॉ के लिए। जब एक वॉलेटाइल सॉल्यूट और जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो है वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये इसकी इक्वेशन होगी। और ये इक्वेशन बहुत काम की है, आगे और भी काम आएगी। तो ये हमने एक फर्स्ट केस स्टडी कर लिया है राउल्ट्स लॉ का। तो हमने हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ में क्या डिफरेंस आता है थोड़ा सा ये समझ लिया है कि यहाँ पर हमने एक वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है वो वर्ड भी प्रोड्यूस किया है, वरना थोड़ा बहुत काफी सिमिलर यहाँ पर लग जाता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जब आएंगे तो केस सेकंड की स्टडी करेंगे। टिल देन आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, एंड थैंक यू। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी। मैंने यहाँ से अगर कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा, अगर मुझे माइनस साइन एडजस्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, राइट। So this comes the final equation for the Raoult's law for any volatile solute and volatile solvent। ओके, तो P यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किससे डिनोट किया है, P से, जो कि टोटल प्रेशर भी मैंने अभी बात की थी। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो बेटा ये जो लास्ट, ये जो फाइनल इक्वेशन है, ये आपको कई बार, बहुत बार पूछ ली जाती है, नीट में भी पूछ ली जाती है, आईआईटी में भी पूछ ली जाती है। बहुत सारी इक्वेशंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होती है, साइन चेंज करके दे रखा होता है, तो हमें यही इक्वेशन लगानी है किसके लिए, राउल्ट्स लॉ के लिए। जब एक वॉलेटाइल सॉल्यूट और जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो है वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये इसकी इक्वेशन होगी। और ये इक्वेशन बहुत काम की है, आगे और भी काम आएगी। तो ये हमने एक फर्स्ट केस स्टडी कर लिया है राउल्ट्स लॉ का। तो हमने हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ में क्या डिफरेंस आता है थोड़ा सा ये समझ लिया है कि यहाँ पर हमने एक वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है वो वर्ड भी प्रोड्यूस किया है, वरना थोड़ा बहुत काफी सिमिलर यहाँ पर लग जाता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जब आएंगे तो केस सेकंड की स्टडी करेंगे। टिल देन आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, एंड थैंक यू।